जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमने पिछली क्लास में वर्क पावर और एनर्जी का जो वर्क है, वर्क से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कार्य क्या होता है, इसकी विमा, इसके मात्रक, सारा डिस्कशन कर लिया था। आज की वीडियो में जो है वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा और शक्ति से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा 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 मीन्स क्या होगा? एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या? ऊर्जा। ऊर्जा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मेनली ऊर्जा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा मेनली ऊर्जा के टाइप पढ़ते हैं। अब ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ऊर्जा के कई रूप होते हैं और एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। तो मेनली देखते हैं कि जो जिससे क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो मैकेनिकल एनर्जी को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य को ही यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्य को ही यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है दो टाइप की होती है। पहला जो होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी, किसी वस्तु में उसकी गति करने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv²। और इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv²। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी को हम दोगुना कर दें, तो वेलोसिटी को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी? तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। मीन्स अगर वेलोसिटी को हम दो गुना कर रहे हैं, वेलोसिटी को दो गुना कर रहे हैं, वेग को दो गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना होगी? 4 गुना। इसका स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो अगर v इक्वल टू है 2 टाइम्स, अगर v को 2 गुना कर रहे हैं, v को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो 4 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले जितना पहले थी उसका 4 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स 4 गुना हो जाएगी। अगर वेलोसिटी है 2 गुना करना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना होगी, 4 गुना। अगर यहाँ पे मास को हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम वेलोसिटी को 2 गुना करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। अगर हम वेलोसिटी को हाफ कर दें, वेलोसिटी को हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, अगर वेलोसिटी को हम हाफ कर दें, पहले का हाफ गुना कर दें, ठीक है दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी वो पहले का 1/4 गुना हो जाएगी, 1/4 गुना या 1/4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे इसी तरह बनेंगे कि अगर किसी वस्तु का वेग हम 2 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी, तो 4 गुना होगी। अगर वेग को हम आधा कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी, 1/4 गुना। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या क्वेश्चन बनता है, अगर हम इस m से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा m² v² अपान नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा 2m। ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे क्या करिए, m से गुणा कर दिए तो ये m² होगा, ये 2m हो जाएगा। अब m² को mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपान 2m। ठीक है दोस्तों, और mv किसका फार्मूला है, mv संवेग का, मोमेंटम का, तो p² अपान क्या हो जाएगा 2m, p² अपान 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला आया p² अपान 2m, p² अपान 2m। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम संवेग को दुगुना करें तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। p को क्या करें 2 गुना, p को 2 गुना करें तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 2 गुना। काइनेटिक एनर्जी सॉरी कितना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि ये भी संवेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन, काइनेटिक एनर्जी। संवेग को अगर 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। अगर संवेग को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, 1/4 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी वस्तु का संवेग क्या करें, स्थिर रखें, किसी वस्तु का संवेग स्थिर रखें तो 2 वस्तुएं हैं, मान लेते हैं कि 2 वस्तुएं हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m1 और दूसरे का मास क्या है m2। 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपान 2m आया। अब मान लेते हैं 2 वस्तुएं हैं जिनका पहले का द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान क्या है m2। ठीक है दोस्तों, और यहां से p अगर क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स p को अगर संवेग को नियत रखते हुए 2 वस्तुएं हैं, संवेग जिनका क्या है, इक्वल है, ठीक, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर ये कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, तो ये p अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/2m के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यह कंडीशन अप्लाई तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब क्या होगा, संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
नियत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास कम है। तो मास किसका कम है, m2 का, ke1 लेस देन ke2 मीन्स गतिज ऊर्जा दूसरे वस्तु की ज्यादा होगी पहले वस्तु की अपेक्षा, अगर उसका संवेग क्या हो, नियत रहे। तो वो डिपेंड करती है मास पे। मीन्स दो, एक हल्की वस्तु है दूसरी भारी वस्तु है, अगर उसका संवेग क्या है, नियत है, तो जो भारी वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी और जो हल्की वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और कोई भी एनर्जी है कार्य करने की क्षमता ही है, तो कोई भी एनर्जी हो तो उसकी यूनिट जो होगी, मात्रक, कोई भी एनर्जी हो तो उसका जो मात्रक होगा वो जूल होगा। वो क्या होगा दोस्तों, जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, उसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। जो कार्य का मात्रक वही इसका, और जो कार्य की बीमीय सूत्र जो कार्य का होगा वही इसका भी होगा। तो बीमीय सूत्र क्या होगा कार्य का, F इंटू डी, F ml स्क्वायर टी पर पावर -2, ml स्क्वायर टी पर पावर -2। तो बीमीय सूत्र एनर्जी की भी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, उसका बीमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पर पावर -2 और उसका मात्रक क्या होगा, जूल। जितने भी कार्य के मात्रक हैं सारा क्या होगा, किसी भी एनर्जी का मात्रक होगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसी को दो भागों में बांटा गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो बता चुके हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है। स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे इलास्टिक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अगर कोई वस्तु, प्रत्यास्था क्या होती है, अगर किसी वस्तु को हम बल लगाकर खींचे और उसको छोड़ दे तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ। ठीक, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या होगा, और उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा अगर पूछ लिया अंदर तो क्या बताएंगे कि जैसे खींची या दबी हुई स्प्रिंग या फिर खींचा हुआ रबड़ में कौन सी ऊर्जा संचित होगी दोस्तों, तो खींची हुई स्प्रिंग या दबी हुई स्प्रिंग या खींचा हुआ रबड़ में कौन सी ऊर्जा संचित होगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। और इससे क्या क्वेश्चन, जैसे जो चाबी वाली गाड़ी आती है जिसमें स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों,
ये स्प्रिंग लगी होती है, जब हम चाबी भरते हैं तो ये सारी स्प्रिंग की परतें क्या होती है, आपस में सट जाती। तो इसमें भी कौन सी ऊर्जा संचित होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो भरी हुई चाबी, गाड़ियों वाली चाबी, जिसमें क्या है, चाबी वाली गाड़ी, खिलौने वाली जो गाड़ी आती है जिसमें चाबी से चलती है, अगर उसको क्या करेंगे, अट देंगे, फिर छोड़ देंगे तो वो चलने लगेगी। ठीक, तो चाबी वाली गाड़ी, चाबी वाली गाड़ी, खिलौने वाली गाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो खिलौने वाली गाड़ी या स्पाइरल स्प्रिंग को अगर हम क्या करते हैं, पूरा मोड़ दें तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मेनली हाइट के कारण आती है। अब इसका जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। mgh, जितनी हाइट ज्यादा रहेगी, जितनी हाइट ज्यादा रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ये किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे। ये हाइट है, ये मास है, ये ग्रेविटी है। ठीक है दोस्तों, तो पोटेंशियल एनर्जी ये किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे। जैसे बांध के द्वारा जो रोका जाता है, पानी को रोका जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बांध द्वारा रोका गया पानी, बांध द्वारा रोका गया पानी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई वस्तु ऊंचाई पे है, कोई वस्तु ऊंचाई पे है और वह रुकी हुई है, तो कौन सी ऊर्जा संचित होगी उसमें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, अगर हम ये रुकी हुई है, इसमें कौन सी ऊर्जा संचित है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये आ जाएगी गति में, तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो ऊंचाई पे, हाइट पे कोई भी वस्तु है, हाइट पे कोई भी वस्तु है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर हम हथौड़ा उठाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, हथौड़ा उठाए हुए हाथ में, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब हथौड़ा छोड़ेंगे तो किसमें आ जाएगी, गति में। हथौड़ा छोड़ेंगे तो गति में आ जाएगी, और उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी वस्तु है अगर ऊंचाई पे है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे बांध द्वारा रोका गया पानी, और ये सब एग्जाम्पल है किसके, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा से दो टाइप के थे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमने बात कर ली। अब बात करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न तो नष्ट और न ही उत्पन्न की जा सकती। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कोई वस्तु है यहां से फेंकी जा रही है, इस पॉइंट से, जमीन से फेंकी जा रही है हाइट पे, तो जितना हाइट पे जाएगी उसमें कन्वर्ट होते चली जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अगर ये इस पॉइंट पे आ गए पूरे हाइट में, अगर हम कोई गेंद फेंके, वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, तो मैक्सिमम हाइट पे कौन सी एनर्जी होगी। अब इसकी हाइट अगर क्या है, h है, इसकी हाइट h है, तो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्स होगी। अब वो होगी mgh, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। जबकि इस पॉइंट पे ये रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। ठीक है दोस्तों, फिर
ये अगर वापस आएगी, जबकि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्स होगी, और दोनों का योग हमेशा नियत होगा, हमेशा क्या होगा, नियत होगा। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का योग हमेशा, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, अगर हम फेंकते हैं इसको तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जबकि बीच में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, बीच में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, और दोनों का योग सदैव क्या होगा, नियत होगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी होगा। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे क्या है कि हम ये माइक लिए हुए, हमारी आवाज ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक, तो ये ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। माइक क्या कर रहा है, माइक ध्वनि को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और कोई भी ट्यूबलाइट है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और प्रकाश एनर्जी देती है। तो कोई भी लाइट चाहे ट्यूबलाइट हो चाहे बल्ब हो, वो क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगी किसमें, कोई भी लाइट है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अब कोई भी ईंधन है, ईंधन क्या करता है, कौन सी एनर्जी होती है दोस्तों इसमें, रासायनिक और ये रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, जब इसको जलाते हैं इस ईंधन को, तो जलेगी तो ये उष्मा देगी, उष्मा प्लस प्रकाश। तो कोई भी ईंधन है उसमें संचित होती है रासायनिक ऊर्जा, जब उसको जलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है उष्मा में, कुछ हीट देगी और कुछ लाइट देगी। तो कोई भी ईंधन है उसमें संचित होती है रासायनिक ऊर्जा, जैसे मोमबत्ती हो गया, ठीक है, या फिर पेट्रोल है, डीजल है, इन सब में कौन सी एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा। जब उसको जलाते हैं तो वो कुछ उष्मा देंगे और कुछ प्रकाश देंगे, ठीक। इसके बाद जैसे मोटर है, विद्युत मोटर, और विद्युत मोटर को हम देते हैं विद्युत ऊर्जा, और ये विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे जनरेटर है, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, जो इलेक्ट्रिक हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम क्या है दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। तो इसका प्रयोग हम जैसे दैनिक जीवन में है, इनका इतना याद करना वो अपने आप से ही बन जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे लाइट हो गई, और भी, या फिर एग्जाम्पल लेते हैं मोटर हो गया, मोटर विद्युत ऊर्जा हम देते हैं, कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है पावर। शक्ति। अब पावर क्या होता है दोस्तों, जो ऊर्जा थी, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। जबकि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति, पावर। तो पावर इक्वल टू होता है W/T।
कार्य करने की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी, शक्ति या पावर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, W क्या है, कार्य है, वर्क है, ये टाइम है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, शक्ति। तो इसका फार्मूला ये होता है, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का जूल, और इसका समय का सेकेंड। तो कार्य का मात्र, शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड, और इसी को या फिर क्या बोला जाता है, वाट या फिर वाट, W से डिनोट करते हैं। और वाट कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक। वाट कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक। और जूल प्रति सेकेंड को ही वाट बोला जाता है। वाट कैसा मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है। ये याद रखना है दोस्तों, तो कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। अन्य मात्रक क्या आएंगे, अन्य मात्रक जैसे किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, या किलोवाट, मेगावाट इक्वल टू होता है 10 पावर 6 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 पावर 6 वाट। और एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति मीन्स 1 हार्स पावर, ये अधिकतर मीन्स, अश्व मीन्स घोड़े क्या बोलते हैं, अश्व, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। तो 1 हार्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। और अश्वशक्ति ये क्या है, पावर की बड़ी यूनिट है, इसका यूज अधिकतर उद्योग में करते हैं। तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और ये शक्ति का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, वाट। और क्या होगा, जूल प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इतना इससे शक्ति से याद रखना है। और क्वेश्चन इससे बनता है, देखते हैं कि शक्ति का और क्या मात्रक होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि P इक्वल टू क्या होगा, W/T। ठीक है दोस्तों, W/T। अगर हम यहाँ से W निकालें तो P इंटू T। और P क्या है, पावर है, T क्या है, टाइम है। तो ये पावर की यूनिट क्या होगी, वाट, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो कार्य का एक और मात्रक, कार्य का यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वाट सेकेंड। तो कार्य का एक और मात्रक आया, वाट सेकेंड, और इसको भी बोल सकते हैं जूल। ठीक है दोस्तों, वाट सेकेंड को क्या बोल सकते हैं, जूल। तो यहां से ये वाट सेकेंड है। अगर 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। और ये किसका मात्रक है, कार्य का। ये किसका मात्रक है, कार्य का। या फिर शक्ति का भी, उसका ऊर्जा का भी बोल सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर पूछता है कितने जूल, और वाट सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल। तो 1 किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे 1000 वाट, और समय को क्या है, घंटे में है, इसको 3600, 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। तो ये आएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6, 3 जीरो इधर, तो ये हो जाएगा जूल। मीन्स 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना, जूल। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये याद रखना ये पॉइंट। अब कार्य का शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। शक्ति का मात्रक वाट। और यहाँ से कार्य का मात्रक या फिर ऊर्जा का मात्रक एक और होगा, वाट सेकेंड, जिसको बोलते हैं जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है दोस्तों, तो कार्य, वर्क पावर और एनर्जी का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।